स्वागत है आपका सिविल अड्डा में। और सिविल अड्डा में हम शुरुआत कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो बात करते हैं। लगातार एमपीपीएससी प्रीलिम्स पे हम टारगेट कर रहे हैं और एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर हमने अब तक यूनिट नंबर 6 को टारगेट किया है। यूनिट नंबर 6 में संविधान और अर्थव्यवस्था की बात होती है। तो संविधान के बारे में हम जितना भी अभी तक टॉपिक पढ़े हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जो आपको मिलेगी वो 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, उसके अलावा संविधान के संविधान सभा के बारे में, जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से जिक्र किया है। साथ ही साथ पिछले टॉपिक में मैंने आपको मौलिक अधिकार भी समाप्त करवा दिए हैं। मौलिक अधिकार को लेकर अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार में अब तक जो टॉपिक किए हैं हमने मौलिक अधिकार पूरा समाप्त कर दिया, लेकिन जो लास्ट का जो वीडियो है, जो लास्ट के क्लास में कुछ अंतिम समय पे कुछ तकनीकी दिक्कत आने की वजह से जो आर्टिकल 32 से शायद वो पूरा नहीं हुआ, उसके बाद 33, 34 और 35 नहीं हो पाया। इसका जो है वो अलग से मैं एक क्लास ले लूँगा, छोटा सा 2 या 3 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो 33, 34 और 35 और 32 को अच्छी तरह समझाने का उसमें अवसर मिल जाएगा। हम इस क्लास में क्या बात करेंगे, हम इस क्लास में बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में है, इसके बारे में अच्छी बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा खासा बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है इसका स्रोत, कि इसका स्रोत कहाँ से। तो इसका स्रोत मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में। जब मैंने आपको बताया था तो संविधान के निर्माण के बारे में, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने 60 देशों का अवलोकन किया और उन 60 देशों के अवलोकन में आयरलैंड का संविधान से हमें नीति निर्देशक तत्व मिले। नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, इसके ये और क्या इनसे बारे में प्रश्न बन सकते हैं, तो एक और अच्छा इससे प्रश्न ये बन सकता है कि ये राज्य के प्रति सकारात्मक है और जनता के प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न करता है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो राज्य के प्रति नकारात्मक है और जनता के प्रति सकारात्मक है। किस प्रकार से, अगर मौलिक अधिकार में से कोई भी अधिकार हमें ना मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से हम न्याय ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें नीति निर्देशक तत्व में जो कोई मामला है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसका फैसला जनता को ही करना पड़ता है और जनता को ये फैसला करने का अवसर जो दिया जाता है वो 5 साल में एक बार दिया जाता है। यानी कि ये वो सारे कर्तव्य हैं जो बार बार जो चुनावी घोषणा होती है, उन सारी चुनावी घोषणाओं में इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है। चाहे पंचायत गठन की बात हो, चाहे लोक कल्याण की बात हो, चाहे उद्योग के बारे में बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेबर लॉ जो मजदूरों के बारे में बात हो, चाहे कृषि के बारे में बात हो, चाहे पर्यावरण के बारे में बात हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारे होती हैं हमारी नीति निर्देशक तत्वों में और चुनावी घोषणाओं में इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है। तो ये एक ऐसा चेक है जो सरकार जब चाहे तब देख सकती है और सरकार जब चाहे जितना दे सकती है। और इस बात जो कही थी वो कही थी केटी शाह ने। तो इस प्रकार से कथन भी पूछे जाते हैं कि इस प्रकार का कथन किसने कहा है, तो केटी शाह ने कहा है कि एक ऐसा चेक है नीति निर्देशक तत्व जो जनता जब चाहे, जो सरकार जब चाहेगी तब देगी, जितना चाहेगी उतना देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में और क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रश्न पूछ सकती है। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना है वो स्रोत कहाँ से लाए गए हैं, राज्य के प्रति सकारात्मक है कि नकारात्मक है, जनता के प्रति सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। उसके अलावा फिर पूछ सकते हैं कि ये संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग नंबर 4 में है, संविधान के भाग नंबर 4 में है। इससे पहले जो भाग मैंने आपको कवर करवाए हैं तो भाग नंबर 3 प्रीलिम्स वाले में कवर करवाया और मेंस वाले में तो मैंने भाग 1, 2 सभी कवर करवाया। तो भाग 1 में जो है वो राज्यों के गठन को लेकर बात होती है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात आती है। भाग 2 में भारत के नागरिकों की नागरिकता की बात आती है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात आती है और भाग 4 में जो बात आती है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैंने आपको अब तक इतना समझाया है। उसके बाद अब और प्रीलिम्स में क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो ये जो आर्टिकल हैं इन आर्टिकल से प्रश्न बनते हैं बार बार। जिस प्रकार से एक बार प्रश्न आया समान नागरिक संहिता को लेकर, ठीक है, ये 43 वाला जो है उद्योग के संबंध के बारे में लेकर जो है वो उद्योग को संबंध को लेकर जो है, जो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के बारे में जो मजदूरों के लिए या औद्योगिक मजदूर के लिए जो कानून बनते हैं, उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं या उद्योग के लिए जो कानून बनते हैं, वो सारे राज्य कानून बनाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 43 के तहत। ऐसे क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस में पूछा गया एक बार, आर्टिकल 43 समान नागरिक संहिता जो है ये बार बार पूछा ही जाता है किसी भी एग्जाम में। ये जो क्लास है हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी, एमपी की एग्जाम हो या केंद्र की एग्जाम हो, रेलवे हो, रेलवे की बात हो गई, या फिर कहाँ पर भी जहाँ पर भी जीएस और जीके का सेक्शन पूछा जाता है, वहाँ पर
इन प्रश्नों की भरमार रहती हैं। तो नीति तत्वों की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होता है और 36 से स्टार्ट होता है और 51 तक जाकर समाप्त होता है। ये वाला आर्टिकल है और इन आर्टिकलों के एक एक बार हमें देखना चाहिए और जितना हो सके उतना हमें याद भी रखना चाहिए। तो आर्टिकल 36 क्या बोलता है, वही बोलता है जो आर्टिकल नंबर 13 ने बोला था। तो आर्टिकल नंबर 36 राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य कौन होगा। आर्टिकल नंबर 37 की बात आती है तो ये इन्होंने कहा कि ये वाद योग्य नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य क्यों नहीं है? यही वाद योग्य नहीं है, इसी के कारण तो ये राज्य के प्रति सकारात्मक है और जनता के प्रति नकारात्मक है। कैसे? राज्य के प्रति सकारात्मक है और जनता के प्रति नकारात्मक है और वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब यह है कि ये इन चीज़ों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इन चीज़ों को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारे वर्तमान में या पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे या वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, वर्तमान में सीएम या पूर्व सीएम, उन्होंने जो वादा किया था वो वादा तो उन्होंने निभाया नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते और यही होता है वाद योग्य। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, इसके ऊपर फैसला करती है जनता और हर 5 साल में जनता ये फैसला करती है कि उन्होंने रोजगार जो कहा था वो दिया कि नहीं दिया। अगर जनता उनको दोबारा चुनती है तो ये मान लिया जाता है कि उन्होंने जो कहा उनमें से बहुत सारे मामले जो मसले हैं उन्होंने पूरे किए। जिन मुद्दों पे वो चुन के आए थे, सरकार बनाई थी, उन मुद्दों पे वो सक्षम होकर उन मुद्दों पर सक्षम थे और उन मुद्दों पे वो सफल भी रहे। तो इसी कारण से जो कहा गया, इसका जो फैसला करती है वो जनता करती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करती है। जबकि मौलिक अधिकारों की बात आती है, जब हमें समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। जब हमें शोषण के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी हो तो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब हमें धर्मों को लेकर कुछ भेदभाव होते हैं या धर्मों को लेकर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहीं पे कोर्ट का ताला खटखटाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर कि हम ये कह दें कि जो ये बात करते हैं निःशुल्क विधिक सहायता, मुझे निःशुल्क विधिक सहायता नहीं मिली है, इस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानने वाली। वो कहेगी कि अगर सरकार अगर आपके पास कुछ ऐसा कर रही है जो नीति निर्देशक तत्व वर्णन है या उसके चुनावी घोषणा में वर्णन है तो आप अगले 5 साल के बाद अपने मत के जरिए ये बता सकते हो कि हाँ आपने मेरा काम नहीं किया। तो यही है, ठीक है, यही है नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य की परिभाषा वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल नंबर 37 इस प्रकार से पूछ सकती है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो है ना वो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 37 में क्या है। तो यहाँ फिर वाद योग्य जो नहीं है नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में दिया गया है और ऑप्शन दिए जाएंगे आर्टिकल 36, 37, 38, 39 यही ऑप्शन दिए जाएंगे। तो वहाँ पर जो है हमें आर्टिकल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। याद ना हो तो फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा उस प्रकार से होना चाहिए कि हाँ हम उसे कवर कर सकें। चलिए आर्टिकल नंबर 38 की बात करते हैं। तो लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि की बात आती है कि लोक कल्याण के लिए लगातार जो राज्य है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोक कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा। तो आर्टिकल नंबर 38 यही कहता है। आर्टिकल नंबर 39 में जब बात आती है तो वो कहते हैं कि समान न्याय दिया जाएगा, सभी को समान न्याय दिया जाएगा, निःशुल्क विधिक सहायता भी दिया जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं ग्राम पंचायतों का गठन। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल संविधान जब बना था उसी वक्त में जुड़ गया था, लेकिन इसकी जब वास्तविक जो रूपरेखा तय हुई थी वो हुई थी 1993 में। अब आप सोच सकते हो कि ये जो बना था संविधान जब लागू हुआ उस वक्त जो सन था 1949 का सन था और 1949 में जब संविधान लागू होता है, लेकिन 1993 में पंचायत गठन की बात पूरी होती है, यानी इतने सालों बाद पूरी की। लेकिन कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जाकर नहीं बोल या सुप्रीम कोर्ट जाकर यह नहीं बोल सका कि आपने पंचायत का गठन नहीं किया, ये राज्य का कर्तव्य है, आप करिए, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है और मौलिक अधिकार वो जनता के अधिकार हैं। इसी कारण से वो राज्य के प्रति नकारात्मक मौलिक अधिकार हैं और ये राज्य के प्रति सकारात्मक है। राज्य चाहे तो दे, ना चाहे तो ना भी दे। ठीक है, अब ना दे और जनता अगर इससे रुष्ट हो जाए तो अगले 5 साल में जनता के पास अवसर रहता है कि उसे चेंज कर दे। ठीक है, वो उस प्रकार के लोगों को राज्य की सरकार दे जो उनके काम पूरे करें या इस प्रकार कर्तव्य पूरे करें। ठीक है, तो यही है आर्टिकल नंबर 40 पंचायतों का गठन। बहुत बार एग्जाम पूछा गया। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई तो वो आर्टिकल नंबर 40 में की गई। काम व शिक्षा व रोजगार का कार्य, जो हम रोजगार बार बार मांगते हैं, जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, लेकिन इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इनको लेकर हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हैं। ये जो अपना अधिकार नहीं है कि हम रोजगार लेकर ही रहेंगे। सरकार के ऊपर जबरदस्ती है कि हाँ नहीं, हमें तो रोजगार चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो काम, शिक्षा और रोजगार का जो अधिकार हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 41 जाहिर करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 मातृत्व अवकाश। सरकार समय समय पे चेंज करती रहती है पॉलिसी कि मातृत्व अवकाश जब उससे शुरू में जब था वह 3 महीने था, उसके बाद 6 महीने, वर्तमान में तो शायद 8 से 10 ज़्यादा महीने हो गए, 6 से 8 महीने हो गए। तो मातृत्व अवकाश, तो हाल ही में तो अब चर्चा जो पितृत्व अवकाश की भी चलेगी कि पितृत्व अवकाश भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पैटर्निटी लीव पे आ रहे हैं। आपको हाल ही में जब मसला था, जब विराट कोहली
जब सीरीज़ खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और वहाँ से वापस वो पैटर्निटी लीव पर आए थे, तो उसको लेकर काफ़ी सारा जो था बवाल भी मचा था। लेकिन ये जो था मात्र अवकाश की बात आती है, वो आर्टिकल 42 जो है वो मात्र अवकाश देगी, मात्र अवकाश राज्य देगी, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये आर्टिकल नंबर 42 कहता है। चल आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43 कहता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। आर्टिकल नंबर 43 लगातार एग्जाम में आता रहा है, किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जामों का जब पेपर देखता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 43 मिल जाता है। हाल ही में जब यूपीपीसीएस हुआ था पिछले साल, उसमें आर्टिकल 43 आया था। उससे पहले अगर बात करें कि 43, तो एक ईपीएफओ की एग्ज़ाम होती है, जो पेंशन निधि या मजदूरों संबंधित जो एक विभाग होता है भारत सरकार का, वहाँ पर यूपीएससी भर्ती करवाती है, और उस ईपीएफओ में आर्टिकल नंबर 43, क्योंकि वो उद्योग संबंधित ही जॉब है, तो वहाँ पर इस प्रकार का पूछना भी कंपलसरी है, पूछना ही चाहिए, उद्योग के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 43 वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 44, ये तो लगातार आप जानते होंगे, इसके ऊपर तो लगातार बवाल मचते रहते हैं, लगातार जो है वो चर्चाएं चलती रहती हैं। तो आर्टिकल नंबर 44 जो है वो तो आप जानते हैं कि समान नागरिक संहिता है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 44 जो समान नागरिक संहिता है वो कहाँ पर बनी थी? आर्टिकल नंबर 44 में। आर्टिकल नंबर 44 जो समान नागरिक संहिता है वो भारत के किस राज्य में लागू है? तो भारत के अभी तक किसी राज्य में, सभी राज्यों में नहीं, सिर्फ एक राज्य में लागू हुआ है, और वो है गोवा। तो इस प्रकार से आपको फैक्ट भी आपको तैयार होते जा रहे हैं। मैं आपको इनके साथ साथ आपको फैक्ट भी कवर करवाता जा रहा हूँ, ताकि इनसे जो प्रश्न बने, समान नागरिक संहिता को एक शब्द में या एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि समान नागरिक संहिता क्या है, तो सभी नागरिकों के लिए एक कानून, ठीक है, सभी नागरिकों के लिए एक कानून, यानी कि धार्मिक कानून नहीं चलेंगे। जिस प्रकार से 3 तलाक अगर प्रतिबंध हुआ, तो 3 तलाक को समान नागरिक संहिता के तहत लिया गया, ठीक है। अगर किसी धर्म में है कि 2 बच्चे अधिक बच्चे पैदा किए जाए, लेकिन अगर कानून, अगर ये सरकार अगर कानून बना दे कि 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, चाहे लड़का हो या लड़की, तो समान नागरिक संहिता के तहत पालन होगा, वो पालन होगा समान नागरिक संहिता का। वो जो राज्य का कर्तव्य है, राज्य जब चाहे तब कर सकती है। 3 तलाक इतने सालों से था पीड़ित थी महिलाएं, लेकिन जब राज्य का कर्तव्य था, राज्य ने उस समय ध्यान नहीं दिया, अब सरकारें ध्यान देने लगी है, तो उस प्रकार के कानून आने भी लगे हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 में है शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा का प्रावधान जो है मैंने आर्टिकल नंबर 21 में बताया। आर्टिकल नंबर 21 के ए में मैंने आपको 86वां संविधान संशोधन बताया, सन 2002 बताया, जो शिक्षा का अधिकार है। उन्नत कृष्णन बना आंध्र प्रदेश वाला मामला जो पिछले साल एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, वो बताया। उसके अलावा ये अब शिक्षा का मामला जो है वो जो नीति तत्व में भी आ गया कि शिक्षा के जो 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? राज्य, और ये राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन उसके बाद जब राज्य ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और बहुत ही बड़ा मामला था, यानी कि ये शिक्षा जो था वो मौलिक अधिकार के अंदर होना चाहिए था, तब जब ये मामला उठा, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल इसके ऊपर ये अधिकार मिलना चाहिए, ये कर्तव्य नहीं रहना चाहिए राज्य का। राज्य क्या बता दे, या राज्य इस कर्तव्य की पूर्ति करे या ना करे, तो इस जो मौलिक अधिकार का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि इसको लेकर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो इसके बाद जब उन्नत कृष्णा बनाम आंध्र प्रदेश वाला जो मामला आया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला था, ये मामला शिक्षा का जो प्रावधान था, ये आर्टिकल नंबर 21A के तहत भी जोड़ा गया कि ये जो आर्टिकल नंबर 21A क्या है? जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो ये शिक्षा को जो अधिकार है वो जो गरिमापूर्ण जीवन जीने में बहुत सहायता करता है। अगर शिक्षित होंगे तो गरिमापूर्ण जीवन आप जी सकते हो। तो इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 45 का जो प्रावधान है वो 45 में जो प्रावधान है, एक ऐसा प्रावधान है ये जो मौलिक अधिकार में मिलेगा और नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न बनता है तो भी हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए आर्टिकल नंबर 46 की बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 46 में SC/ST वर्ग के लिए, या सिर्फ SC/ST वर्ग लिखा मैंने, इसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, अल्पसंख्यक के लिए भी लिखा कि SC/ST के लिए या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक है, उनके लिए राज्य स्पेशली कानून बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी बात आती है चुनाव की, तो बड़ी बड़ी घोषणा होती है कि हम OBC को इतना % रिजर्वेशन दिलवाएंगे, या फिर ये होगा, SC के लिए ये दिलाएंगे, ST के लिए ये करेंगे। ये सारे राज्य के कर्तव्य हैं, ना कि उनके अधिकार है कि नहीं हमें ये लेना ही चाहिए, मैं तो ये लेकर रहूँगा। एक कोई SC का या ST का व्यक्ति है कि मैं तो ये लेकर रहूँगा, नहीं, राज्य का कर्तव्य है दे या ना दे। दे तो कितना दे, कब दे, जिसके बारे में राज्य कहीं ने कुछ कहने के लिए कोई इसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं आर्टिकल नंबर 46 में। आर्टिकल नंबर 47 पोषण आहार और जीवन स्तर में जो है पोषण आहार और जीवन स्तर में सुधार। यहाँ पर शराबबंदी को अगर बात करते हैं तो शराबबंदी भी इसी के तहत आती है, क्योंकि अगर शराबबंदी अगर राज्य करता है, वर्तमान में तो नहीं है, ठीक है, लॉकडाउन में सभी चीज़ बंद थी लेकिन शराब खुला था। कारण क्या है कि टैक्स वहाँ पर ज़्यादा आता है। अगर बिहार के जो CM है वो अगर कह देते हैं कि हाँ हम शराबबंदी कर देते हैं, तो कितना घाटा खाते हैं ये आप पता लगा सकते हो। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हाँ हमें शराबबंदी अच्छा लगता है।
ठीक है। तो पोषाहार जो शराबबंदी जो संबंधित बातें हैं वो आर्टिकल 47 में लिखी हुई है। तो आपको ये नहीं पूछेगा 47 पोषाहार से उसको मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको सवाल घुमा के पूछना चाहेगा तो पूछेगा कि शराबबंदी को जो शराबबंदी अगर कोई राज्य करे तो किस आर्टिकल के तहत उसका कर्तव्य होगा कि हाँ वो शराबबंदी करें, तो आर्टिकल 47 के तहत कर्तव्य होगा। चलिए आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में जिक्र होता है। जब कृषि एवं पशुपालन के बारे में सरकार राज्य कोई भी अच्छा कानून बनाएगी ये राज्य का कर्तव्य होगा, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 48 में, ठीक है। लेकिन ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये पर्यावरण वाला मामला है, ठीक है। इसके ऊपर हाल ही में चर्चा बहुत लगातार चर्चा चलती रहती है, चाहे चिपको आंदोलन हो, चाहे अरावली पर्वत श्रृंखला हो, चाहे वर्तमान का बक्सवा हो, ठीक है। बक्सवा बहुत ही चर्चित मामला है वर्तमान का, ठीक है, और बहुत ही संवेदनशील मामला है कि वाकई में हर व्यक्ति को उठ के खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो वो वाला बक्सवा जंगल की बात आ रही है छतरपुर ज़िले में मध्य प्रदेश के। इसके ऊपर एनडीटीवी का भी हम बात करते हैं कि भाई उन्होंने भी इसके ऊपर एक पूरा तरीके से सेशन पूरी तरीके से बताया कि हाँ इस प्रकार से सरकारें कर रही है जो नहीं करना चाहिए। तो पर्यावरण को लेकर राज्य सतर्क रहेगा और पर्यावरण को लेकर राज्य हमेशा नए नए कानून बनाएगा जो पर्यावरण के हित के लिए आवश्यक हैं। ये सारी चीज़ें लिखी गई है आर्टिकल नंबर 48A में लिखी गई है। चलिए आर्टिकल नंबर 49 में क्या है, स्मारकों इमारतों का संरक्षण। अब स्मारक इमारतें ये नहीं कि हमारी स्मारक हमारी इमारत हमारे घर की सुरक्षा करेगी सरकार, नहीं, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इंडिया गेट है, तो इस प्रकार से जो स्मारक हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं तो उनका संरक्षण करने का जो जिम्मा है वो राज्य का होगा, ठीक है। ये कर्तव्य है राज्य का, न कि जनता का अधिकार है कि आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उठ के चला जाए कि वहाँ पर कोई लाख ले पत्थर फेंक रहा है तो आप पत्थर नहीं फेंकने दें, मैं पत्थर नहीं फेंकने दूंगा, ये मेरा अधिकार नहीं है। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो राज्य इनके लिए अच्छे कानून बनाए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 49 में ये सारी चीज़ों का जिक्र होता है। आर्टिकल नंबर 50 की बात आती है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, एक तरफ राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानमंडल अगर हो तो विधानमंडल, इन सारी चीज़ों की जो जिक्र हैं, तो न तो सुप्रीम कोर्ट न तो न्यायपालिका का कोई भी कार्य, न्यायपालिका का कोई भी जो कार्य है उनका जो जिक्र है वो संसद में होगा, और न ही संसद का कोई कार्य है जो न्यायपालिका में जिक्र उसका होगा। तो इस प्रकार के जो मामले हैं ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इन चीज़ों से राज्य दूर रहें। सबसे अच्छा जो आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 50 जो है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व शांति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व शांति को लेकर जो है वो कौन, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध व शांति को जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, जो भारत से बाहर जो जितने भी देश हैं उनसे राज्य का कर्तव्य होगा कि उन सभी से अच्छे रिश्ते बनाए और शांति बहाल करें, ठीक है, शांति बनाए रखें। ये सारा राज्य का कर्तव्य होगा, ये राज्य का, फिर भी बता रहा हूँ, राज्य का कर्तव्य होगा, न कि जनता का अधिकार होगा। इसको लेकर भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इन सारे मामलों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि इनके ऊपर पालन करें, ये कर्तव्य होगा, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक, इतने कर्तव्य हमें दिए गए, आपके लिए भी कुछ कर्तव्य है, तो ये हमारे कर्तव्य आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A में है, जो इसके बारे में आपको जो याद रखना है वो है कि 51A जो था वो वर्तमान में संविधान का हिस्सा नहीं था, शुरुआत में तो नहीं था, बाद में संविधान में आकर जुड़ा। जब संविधान में आकर जुड़ा तो इस कब जुड़ा, तो 1976, 42वां संविधान संशोधन और सरदार स्वर्ण सिंह मामला, ये सारी चीज़ें इनको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत इनको जिक्र हुआ। 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया था। तो यही था आज का जो सेशन था। ये बहुत जो मुझे लगता है कि जो भी नीति निर्देशित तत्व के बारे में जितना भी आपको पढ़ना है इतना ही पढ़ना है। इतना अगर आपने पढ़ लिया और इन आर्टिकलों को अगर आपने याद रख लिया, फिर भी अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बता देता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट की बात आती है तो आर्टिकल नंबर 44 कहीं नहीं जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 43 बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 48 जो पर्यावरण संबंधी मामला आता है, ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, और आर्टिकल नंबर 40, ये वाली चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य तो इंपॉर्टेंट अपने आप में बहुत बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यही था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल अड्डा को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। पूरा यूनिट 6 में आपको कवर करवाऊंगा एग्जाम से पहले, हो सके तो उसके अलावा भी मैं कुछ करूँगा। धन्यवाद।